अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत सिर्फ एंग्लो सैक्सन यानी अंग्रेज ममालिक में ही कामयाबी से चल सकती है। उनका कहना था कि अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लीडर्स को जमहूरी कहा जाए तो इसका मतलब है कि यह सिस्टम फेल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अक्सर पाकिस्तान में सरदारती जमहूरी निज़ाम की हिमायत करते रहे हैं और उन्होंने अपने एक बयान में चीन के कम्युनिस्ट निज़ाम को काफ़ी सराहा था। अब सवाल यह है कि इमरान खान आखिर किस निज़ाम के हामी हैं और वो पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, मुनीर फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब भी। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इमरान खान का ये ताज़ा इंटरव्यू, उन्होंने कहा है इमरान खान को चीन का निज़ाम भी खासा पसंद है जो कि जमहूरी नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अंग्रेज ममालिक के अलावा कहीं और नहीं चल सकता। आपके ख्याल में आज का सवाल ये आप सबके सामने रखते हैं मज़हर अब्बास साहब, इमरान खान आखिर किस निज़ाम के हामी हैं और वो पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहते हैं? बुनियादी तौर पर सदारती निज़ाम के वो हमेशा से हक़ में रहे हैं, लेकिन पता नहीं, वही बेहतर बता सकते हैं कि वो उनमें इतनी जुर्रत क्यों नहीं होती कि वो उसके लिए कैंपेन करें। किसी भी आप सिस्टम में रह के आप बात कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम के हवाले से, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि डेमोक्रेसी में आप डेमोक्रेसी पे तनकीद कर सकते हैं, और जब मुल्क में आमरीत होती है तब भी आप डेमोक्रेसी पे तनकीद कर सकते हैं। अब अगर वो सदारती निज़ाम के हामी हैं और उसके लिए वो आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो वो ये प्लेज क्यों नहीं करते कि जब अगर वो उनके पास 2/3 अक्सरियत आई तो वो मुल्क में रेफरेंडम कराएंगे सदारती निज़ाम के लिए। वो कहें, अगर वो समझते हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि इस मुल्क में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो गई है, अगर वो कन्विंस्ड हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, तो वो हिम्मत करें और कैंपेन करें फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएं। उसमें आप अगर कामयाब होते हैं तो बिल्कुल आप टेस्ट कर लें, वो भी एक दुनिया में है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाते हुए आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा उसको नहीं बना रहे, अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं कि अगर मुझे 2/3 अक्सरियत मिलती है तो मैं, या आप डिमांड करें कि रेफरेंडम कराया जाए कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री निज़ाम होना चाहिए, या जो भी। एक तरफ वो बरतानवी हमेशा हर तकरीर में बरतानवी एक निज़ाम की तारीफ़ करते हैं, नज़र आते हैं हमें वो कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़ोरदार तरीके से है, वो अक्सर ये मिसालें दिया करते हैं, लेकिन फिर वो दूसरा आर्गूमेंट भी देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे नज़दीक एक आर्गूमेंट है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं सदारती निज़ाम के हक़ में भी, पार्लियामेंट्री निज़ाम के, लेकिन फिर इतनी मेरा ख्याल है पॉलिटिकल मोरालिटी जिसकी वो बहुत बात करते हैं, वो फिर ये भी होती है कि फिर वाई यू आर कॉन्टेस्टिंग फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर आप करें, आप लोगों से कहें, अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं, और फिर अगर आपके पास इतनी पावर आ जाए, इतनी ताकत आ जाए, तो आप इस आइन को एक सदारती आइन के तहत आइन में तब्दील कर दें, यह आपके हक़ में है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान सिर्फ महज इंटरव्यू में ये बात करना और इस तरह के आर्गूमेंट्स करना जो माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आर्गूमेंट की हद तक करते हैं। तो प्रैक्टिकली मज़हर अब्बास साहब वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रुकावट है? मुझे नहीं पता। देखिए, अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो इस तरफ जाएंगे। देखिए, उन्होंने जब मुशर्रफ साहब की हिमायत की थी तो उसका महज यही वो नहीं था उनके, जाहिर है एक तो मुशर्रफ साहब ने कहा था कि वो नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे, दोनों करप्ट हैं, वो हैं। लेकिन फिर वो 2002 के बाद जब उन्होंने चौधरीज़ को सपोर्ट करनी शुरू की तो इमरान खान उनसे अलग हो गए। आज चौधरीज़ इमरान खान के साथ हैं, ये भी हमारी पॉलिटिक्स की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो मेरा ख्याल में इमरान खान अभी, चूँकि देखिए 2011 के बाद से इमरान खान का एक उरूज मिला है उनको, और वो बारहा जो है इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तब भी अब उनका ज़ाती ओपिनियन आप जब भी पूछें वो हमेशा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो उसको अपनी पार्टी के मंशूर का हिस्सा बनाने को आज तक तैयार नहीं है। तो मेरी उनसे ज़रूर ये दरख्वास्त है
कि अगर वो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो सीरियसली समझते हैं कि सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो फिर उसको अपने पार्टी मंशूर का हिस्सा भी बनाएं, और फिर ताकि पब्लिक डिबेट हो इसके ऊपर, आए इसके ऊपर डिबेट करें और देखें मुल्क में अगर आप रेफरेंडम करा सकते हैं तो मुल्क में रेफरेंडम करा के देख लें। सही। शहजाद इकबाल साहब, जो मजहर अब्बास साहब बात भी कर रहे हैं कि पार्टी मंशूर का फिर वो हिस्सा क्यों नहीं बनाते, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अंग्रेज ममालिक के अलावा कहीं और नहीं चल सकता, आपके ख्याल में यही सवाल आखिर किस निज़ाम के हामी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, और वो पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल उठाया। आपने कहा कि वो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल नहीं सकता, अखलाकियात के वो मयार नहीं है, और सदारती निज़ाम के हवाले से वो माजी में बयानात दे चुके हैं, लेकिन फिर आपने वो कहा कि वो चाइना की भी मिसाल देते हैं। अब ये मेरे ख्याल से जो पॉइंट है ना, ये सारी बहस को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि क्या इमरान खान साहब एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते हैं जो कि जमहूरियत में है, बहुत सारे ममालिक में है, या इमरान खान साहब एक आमराना सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि चाइना का सिस्टम जो आप किसी भी लिहाज से कहें ऑन पेपर शायद आपको वो नजर आता है एक जमहूरी निज़ाम है, लेकिन वहां पे एक आमराना लीडर होता है जिसके पास सारी पावर होती है। तो वो जब ये मिसाल देते हैं चाइना की, तो वो सारे मामले को मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। और ईरान और माजी में ईरान और मलेशिया की भी निज़ाम की वो तारीफ कर चुके हैं। जी, वो रशिया हो चाइना हो सबकी तारीफ कर चुके हैं। फिर वो आखिर में ये कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों में तो क्या निज़ाम होना चाहिए, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर आप इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुने और उसको डायसेक्ट करें तो वो बात क्या कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर करप्शन केसेस हैं, लेकिन इस जमहूरियत में वो इलेक्ट हो जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है? यानी कि वो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं जमहूर को, लोगों को, कि लोग उनको इलेक्ट करते हैं ना। नवाज शरीफ या जरदारी खुद तो नहीं इलेक्ट होकर आ जाते। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं उनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है, और इसीलिए वो बार बार आ जाते हैं। और इमरान खान साहब क्योंकि समझते हैं कि वो सादिक और अमीन है, तो लिहाजा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में 272 सीटों पे खड़े होकर तो इलेक्ट हो नहीं सकते। तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा जहां पे मैन टू मैन या जैसे नवाज शरीफ मुकाबला इमरान खान होगा, तो वहां पे उनके चांसेस जो है जीतने के ज्यादा हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सोच है उनकी कि लोग उनको इलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें से अगर आप ये पार्लियामेंटेरियंस को माइनस कर दें कि हर हल्के से अलग कैंडिडेट खड़ा होगा, एक मैं ही अगर नॉमिनेट होऊंगा जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं हो सकते, 272 सीटों में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो हो सकते हैं, तो फिर मुझे वोट मिल जाएगा और मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा। ये मेरे ख्याल से उनकी सोच है जब वो कहते हैं कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा जो एस्पेक्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, शायद उनको ये लगता है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एक पार्लियामेंट का ओवरसाइट होता है या जो चेक एंड बैलेंस होता है वो नहीं होता। ऐसा है नहीं। आप देखें यूएस में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन अगर कांग्रेस में सेनेट में आपकी मेजॉरिटी ना हो तो फिर आप बिल्स वहां पे भी नहीं पास करवा सकते। वो हुकूमत आपकी स्टैंड स्टिल पे लेके आ सकती है वहां पे भी पार्लियामेंट। तो उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको कोई एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस वहां पर भी मौजूद होते हैं। और जहां तक निजाम में बात है, मैं आपको दो मिसालें दे देता हूं। आप देख लें कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे भी ट्रंप जैसा शख्स जो कभी अमेरिकन खुद नहीं सोच सकते थे कि इलेक्ट हो जाएगा, वो भी आ गया उस सिस्टम में। और दूसरा ये बात तो है ही फैक्चुअली गलत कि 4-5 ममालिक में चल सकती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप हमारे पड़ोस ममालिक इंडिया की मिसाल ले लें, और मैं इस इशू पे काफी अर्से से बात भी करना चाह रहा था। अगर मुबशर आप देखें, एक साथ दोनों मुल्क आजाद होते हैं। हमारे जैसे इंडिया में लोग थे और अभी भी हैं। कुछ स्टैट्स मैंने निकाले हैं, राज्यसभा में इस वक्त 31% जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। लोकसभा में 50% पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से कुछ के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कई के ऊपर मर्डर के केसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मवाजना करें दोनों ममालिक का, दोनों में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। आज इंडिया दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे मसाइल नहीं है, गुर्बत बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इश्यूज हैं। उनके यहाँ भी बेसिक फैसिलिटी एमिनिटी की जो है बहुत खराब है और उनको रिकवर करने की जरूरत है। लेकिन कहीं से भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की ग्रोथ बराबर रही है। आप देखें इस वक्त चाहे एजुकेशन हो, चाहे आईटी हो, चाहे दुनिया में उनके जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम खुद ये कहते हैं कि वेस्ट यूएस इंडिया को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दे हैव बिकम सच अ बिग मार्केट। तो जब वहां पे हमारे जैसे लोग, हमारे जैसा बैकग्राउंड है ना सब कॉन्टिनेंट के लोगों का, उनके ऊपर भी केसेस हैं, वो अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में जमहूरियत को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई पार्टी उठ के ये नहीं कहती कि तुम सेलेक्टेड हो या तुम किसी के इंपोर्टेड रिजीम की वजह से आए हो। ये नहीं होता। वहां पे करप्शन के, वहां पे भी धांधली के इल्जाम लगते हैं, दुनिया भर में लगते हैं, अमेरिका में लगे थे। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि फला इदारे की मदाखलत की वजह से जो है तुम इक़्तिदार में आ गए हो।
वहां पे ये इल्जाम नहीं लग सकते कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है या किसी के कहने पे ये गवर्नमेंट आ चुकी है। वो अपने उन मसाइल के साथ आगे बढ़े, तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में एक इंपॉर्टेंस है, हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, बट स्टिल अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं रिलेटिव टर्म्स में, तो इंडिया ने आपसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उनका है वो चलता रहा है, उसमें इंटरवेंशन नहीं हुई हैं और लिहाजा वो वहां पर डिलीवर कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब चलता रहेगा, सिस्टम इवॉल्व होता रहेगा, वो सिस्टम बेहतर होगा। हैविंग सेड दैट, मुबश्शिर मुकम्मल करूं, हमारे यहाँ कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं देखे जाते, और इमरान खान साहब जब उनको हाईलाइट करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे जो एक मैसिव धांधली होती है या पैसा चलता है आपके सेनेट के इलेक्शंस में, हर इलेक्शन में चलता है, सबको पता है, हम सब बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान उसको रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाते। तो आपको ये ऑब्वियसली इस सिस्टम को बेहतर कर रहा है कि पैसे चल के कोई सेनेटर ना बन जाए, या वैसे जो आपके पार्लियामेंट में पैसे चलते हैं कि आपने इलेक्ट करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, ये सब लूप होल्स हैं जिनको आपने रोकना है, और इंडिया ने रोका है। इंडिया में वहां इस तरह के इल्जाम नहीं लगते। जो डे टू डे रिगिंग के हवाले से है, आप देखिए छोटे से छोटा इंडिया का शहर गांव, वहां पे ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती हैं ताकि जो आपकी पोलिंग डे की रिगिंग है आप उसको रोक सकें। हमारे यहाँ ये खर्चा पैदा हो जाता है कि अगर हमने ईवीएम लगाया तो शायद उसी को कोई हाईजैक कर लेगा और पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को मैनूवर कर दिया जाएगा। शहजाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। अपने पार्लियामेंट्री निजाम को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो खामियां है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। शहजाद, मैं चाहूंगा कि आप खान साहब ने जो ये इंटरव्यू दिया है और यकीनन आपने देखा भी है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसको मैं चाहूँगा कि आप एनालाइज करें कि पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उन्होंने कहा कि इखलाकियात का मयार बहुत ऊंचा होता है और अंग्रेज़ ममालिक में अवाम अच्छाई के साथ खड़ी होती है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो क्या इमरान खान की पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ ये जो उन्होंने दलील दी है मानी जा सकती है किसी भी तरह? इसीलिए मैंने आपको ये नंबर्स बताए ना कि राज्यसभा में 31% लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। कोई अच्छी फखर की बात नहीं है कि अगर वहां पे भी हो तो यहाँ पे भी ऐसे पार्लियामेंटेरियंस होना चाहिए। ये कंपैरिजन मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी निजाम आप एक तसल्सल के साथ चलाएंगे, और दुनिया भर में पार्लियामेंट्री निजाम भी मौजूद है, खाली 5 ममालिक नहीं है जहां पे एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे भी आप डिलीवर कर सकते हैं। जो इखलाकियात के मयार पे बात की है शहजाद जी, क्रिमिनल केसेस जहां पे होंगे तो ऑब्वियसली इखलाकियात का मयार तो वो नहीं है ना कि वहां पे भी क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन उसके एग्जिस्ट करते हुए भी आप इस सूरत हाल सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे भी डिबेट होती है कि ये नहीं होना चाहिए। शहजाद, इसी पॉइंट पे दोबारा वापस आते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे तफसील से इसका जवाब जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद भट्टी साहब, आपने मजहर साहब का भी ओपिनियन जाना और शहजाद इकबाल का भी ओपिनियन जाना, और खान साहब ने जो कहा है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अंग्रेज़ ममालिक के अलावा कहीं और नहीं चल सकता, आपके ख्याल में आपकी क्या राय है? इमरान खान आखिर किस निज़ाम के हामी है? देखिए भाईजान, इमरान खान, सबसे पहले तो ये देखें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या है और क्या उन्होंने गलत कहा है। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कहा। क्या वो ये गलत है कि जमहूरियत जहाँ होती है वहाँ इखलाकियात का मयार बुलंद होता है? छोटी से छोटी चीज़ पर भी लोग इस्तीफ़े दे के चले जाते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ पर हार पर भी लोग चले जाते हैं। इतना मयार बुलंद होता है यानी इन सियासतदानों का या वहाँ के सरबराहों का। क्या उन्होंने ये गलत कहा है कि कौम अच्छाई के साथ खड़ी होती है, अमर बिल मारूफ के साथ खड़ी होती है? क्या उन्होंने गलत कहा है कि कौम एहतसाब करती है, पब्लिक प्रेशर होता है इतना, $1 €1 ₹1 बढ़ाएं या एक कानून गलत करें या एक कोई करें तो पब्लिक सामने आ जाती। यहाँ नहीं कि पूरा नैब ख़त्म कर दो, EVM ख़त्म कर दो, NRO दे लो, NRO ले लो, कभी ये किसी महज़ब मुआशरे में होता है। अच्छा, कोई गलत काम सामने आ जाए तो वहाँ वो टिक सकते हैं, लोग मुंह छुपाते हैं और इन लोगों से हम मुंह छुपा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये क्या गलत कहा है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब पर किताबें लिखी जा चुकी हैं और फिर भी वो हमारी जमहूरियत की बोड़े हैं। भाईजान, आप क्यों नहीं मान जाते कि यहाँ जमहूरियत की फर्स्ट कापी भी नहीं है? मजहर साहब का मैं आर्ग्यूमेंट मानता हूँ कि यहाँ जो अमरीत हैं, फौजी अमरीत आए, उन्होंने तसलसल तोड़ा और ये एक बड़ा बुरा सेट किया एग्जाम्पल, लेकिन जो जमहूरी थे या जो जमहूरियत थी वो फर्स्ट कापी भी नहीं है। सिविलियन डिक्टेटरशिप है, 2 तरह के निज़ाम आए, आमरीत और सिविलियन डिक्टेटरशिप। और पार्टी सरबराहों के ना रवैयों में जमहूरियत है,
ना पार्टियों में जमहूरियत है, और जमहूरियत जो ये हमारे पे एक लानत टाइप मुसल्लत हुई है, जो की हुई है, जमहूरियत तो बाहर है, ये जो लानत का नाम आगे रख के हमें इन्होंने इस पे डरा रहे हैं, और बात नहीं करनी इसके खिलाफ, गुनाहगार हो जाओगे। इस जमहूरियत में ऐसी है कि ये 5% को अंडे बच्चे दे रही है, 95% रुल रहे हैं, अजाब दर अजाब में पड़े हुए हैं। अच्छा, जमहूरियत ऐसी है 10 बंदों के जिस्मों में सिमटी पड़ी है, छुई मुई बन के पड़ी है, बिसाखियां लेके खड़ी है, जब वो चाहें उसको निकाल के ढीले कर लेते हैं, जब उसकी आड़ में चाहे हिंद सिंध में जदादे बना लेते हैं, जब उसकी आड़ में चाहे वापस आ जाते हैं। अच्छा, और फिर जमहूरियत ऐसी है कि जिसमें जमहूर ही खुश नहीं है। क्यों नहीं मानते भाईजान कि आपका ये पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है? 75 साल हो गए हैं, मुल्क माशी दिवालिया पर है, कौम के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे, ना अच्छा एक अस्पताल है, ना अच्छा एक स्कूल है, ना और थाने कचहरी में धक्के और छित्तर पड़ रहे हैं कौम को। निज़ाम इंसाफ बोसीदा हो चुका है, आइन और कानून इन 10 बंदों की रखवाली करता है, इनकी गुलाम और लौंडी बना हुआ है। पार्लियामेंट इनका एलीट क्लब है, एलीट कैप्चर है, इसमें जाके ये सारा कुछ अपनी मर्जी के कर लेते हैं। सिविलियन 2-4 जुमले, सिविलियन बालादस्ती का मतलब लुट मार, लुटो फुटो, फिर लुटो, फिर फुटो, और वोट को इज्जत दो, सरे बाजार हर रोज नीलाम होती है, डीलें ढीलें आम है, एनआरओ लेते देते हैं, कोई इदारा पांव पे नहीं है। ये मुल्क मंशूरों वादों दामों का कब्रिस्तान बन गया है। मुल्क गरीब है और ये अमीर हैं, इनके जाती कारोबार जो हैं वो फल फूल रहे हैं, सोना उगल रहे हैं, स्टील मिल पीआईए मुल्क के कारोबार तबाह हो गए हैं। हम चले कहाँ थे, पहुँच कहाँ गए। और माजरत के साथ परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी तकरीर, फौजी आमर था, बुरा था, मान लिया, लेकिन आइन तोड़ा, आइन शिकन जो भी था, गद्दार था, जो भी मान लिया। आखिरी तकरीर सुने, उसने कहा इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। और उसके बाद देख लें, परवेज़ मुशर्रफ का दौर सामने रखें और इन जमहूरों का दौर, अगले सारे दौर सामने रखें, आपको ठंड पड़ जाएगी, लग पता जाएगा वो सही कहता था इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। सही। तो भट्टी साहब, एक सवाल आपके सामने, मुल्क का बेड़ा गर्क करके चला जाए और फिर वो कहे कि अब मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, तो मैं तो इस बात को नहीं तस्लीम करता। आखिरी 1-1.5 साल मईशत देखें भाईजान, आप मईशत देखें, आप उसके डॉलर देखें। आप भट्टी साहब, शहजाद का पूरा एक दफा सवाल सुन लें ताकि आप तसल्ली से जवाब दें। मैं बात कर लूं, एक फौजी आमिर आए, वो 7-8 साल में मईशत, क्योंकि आप अमेरिका के इत्तेहादी बन गए तो आपकी मईशत बेहतर हो जाए, आपने एक वजीर खजाना लगा दिया जो समझबूझ रखता था। क्या उसका ये मतलब है कि उस दौर में सिविलियन इदारे बड़े स्ट्रांग हो गए थे? वो आमिर आए, 7-8 साल में सिविलियन इदारों का बेड़ा गर्क कर दे और फिर जाके ये कहे कि अल्लाह ही हाफिज है, और फिर इदारों का ये हाल हो जाए कि इमरान खान खुद ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मैं आया तो इलेक्ट होकर हूं, लेकिन मुल्क में एक ही फाल इदारा है, फौज का इदारा, इसलिए मैं उसकी मदद लेना चाहता हूं, बाकी हमारे इदारे तबाह हो गए। ये परवेज मुशर्रफ जैसे और डिक्टेटर्स ही हैं जिसकी वजह से आज तक सिविलियन इदारे बन नहीं सके इस मुल्क में। हाँ, कसूर सिर्फ उनका नहीं है, कसूर हमारे सिविलियंस का भी है जिन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। और मैं भट्टी साहब से सिर्फ सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, जो ये बात कर रहे हैं वो खामियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या निजाम की खामियां हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की खामियां हैं, या हम लोगों की खामियां हैं? अगर हम लोगों की खामियां हैं तो फिर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी आपको नजर आएगी। ब्राजील में बोल्सोनारो प्रेसिडेंट बन जाता है, ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लोगों की खामियों को आप सिस्टम पे ना डालें, आप ये बताएं कि सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही वैलिड सिस्टम से जो प्रॉब्लम है वो ये है, वैलिड सवाल। मेरे ख्याल में इसमें मजहर अब्बास साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं इस सवाल में जो भट्टी साहब से। भट्टी साहब, एक दफा मजहर अब्बास साहब का भी इसी में सवाल इंक्लूड कर लें ताकि आप ब्रेक के बाद तफसील से आपसे जवाब। भट्टी साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी जी। इमरान खान अगर पार्लियामेंट्री निज़ाम को या आप पार्लिमानी निज़ाम को गलत समझते हैं तो आप में या इमरान, आप तो खैर हम जैसे आर्गूमेंट्स करते हैं, हम बहस करते हैं, लेकिन इमरान खान एक पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी के पॉपुलर लीडर हैं। वो क्यों नहीं अपनी पार्टी के मंशूर में सदारती इलेक्शन की तरफ जाते, सदारती निज़ाम की हिमायत में वो क्यों नहीं बात करते? खड़े हो जाएं, कहें कि पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया है, मैं अब सदारती निज़ाम के लिए जद्दोजहद करूँगा। क्यों नहीं कहते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आपने स्कूल खोला डेमोक्रेसी का, तो उस वक्त जो लोग थे उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं था। जब इस मुल्क में डेमोक्रेसी का पहला जो है पौधा लगाया गया तो प्योर लोग थे। आपने 2000 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। लोग सियासत छोड़ गए। जब आप पौधा ही गलत लगाएंगे तो आप ये कैसे हो सकता है कि दरख्त तनावर हो जाए?
हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आप इस सवाल को कंटिन्यू कीजिएगा और इरशाद भट्टी साहब आपसे तफसील से इसका जवाब जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस दौरान हमें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने भी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले इरशाद भट्टी साहब के सामने मज़हर अब्बास साहब ने और शहजाद इकबाल साहब ने भी कई सवालात रखे थे, उनसे भी जवाब जानेंगे। लेकिन पहले मुनीब फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है जिस तरह खान साहब के इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। खान साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करूंगा कि आपने इरशाद भट्टी साहब को मेरे पहलू में बिठा दिया है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि इरशाद भट्टी साहब को वैसे स्क्रीन पर देख के समझ नहीं आती, तो वो तो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए जो इस वक्त आवाज डबल पूरे पैनल की तरफ से माजरत खां। जी हाँ, आपको माजरत खां होना चाहिए और मैं अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद करना ये है जमहूरियत इनकी। जी, दूसरी बात ये है कि अब जो आपका असल सवाल है, मसला ये है कि कोई भी हो, इमरान खान साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, तमाम बड़ी जमातें आप ले लीजिए, सिवाय जमात इस्लामी के मैं कहता हूँ कि जो असल जमहूरियत है, जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं ना जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो शख्स ये बात कह रहा है, यानी कि जो प्रोफेस कर रहा है इस पूरी आइडियोलॉजी को, वो आजकल के दौर में हम तो वो इमरान खान साहब को रखते हैं सामने कि जी वो कह रहे हैं कि जी यहाँ जमहूरी उस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। ये एमिनेट करती है कि आपकी अपनी जमात कितनी जमहूरी है। तो इमरान खान साहब ने खुद, वो कितने बड़े डिक्टेटर हैं अपनी जमात के अंदर, और उन्होंने जिन लोगों ने उनकी जमात के अंदर इंतखाबात के हवाले से बेज़ाब्तियों को उजागर किया, इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या सलूक किया और उनका फेट क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे। इमरान खान साहब खुद किस कदर इम्प्रेस होते हैं जो डिक्टेटोरियल रजीम्स होती हैं उनसे, या अथॉरिटेरियन रजीम से कितने इम्प्रेस होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गप है, ये असल बात है। इमरान खान साहब जब रशिया तशरीफ़ ले गए थे अपनी इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, तो जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो एक मुलाकात उनकी वापस आए तो उन दिनों क्योंकि काफ़ी हलचल हो रही थी, तो चौधरी साहिबान के पास लाहौर आए, तो चौधरी साहब के साथ जब गुफ्तगू हुई तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू का महवर उस वक्त की सियासी कशमकश से ज़्यादा ये थी कि मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि देखें पुतिन वहाँ पर कैसे हुकूमत कर रहे हैं, अरसा दराज हो गया है। तो मैंने तो उससे पूछ लिया कि भाई तुम इतना अरसे से कैसे हुकूमत कर रहे हो। यानी इमरान खान साहब खुद भी उस आइडियोलॉजी से और उस स्कीम ऑफ थिंग्स से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका इजहार वापस आके पाकिस्तान के अंदर जो अपने सियासी अकाबरीन है उनके सामने भी कर दिया कि भाई मैं तो कमाल है, देख लीजिए कैसा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि शख्सियात को आप रहने दें। आप इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लैंड की बात करते हैं या एंशिएंट डेमोक्रेसी हम पूरी दुनिया में है, तो आप देख लीजिए वहाँ मैग्ना कार्टा से शुरू होता है और फिर सिलसिला कहाँ तक चलता है। आप दुनिया की सबसे जो बड़ी जमहूरियत है भारत है, वहाँ पर भी अभी जैसे शहजाद ने बड़े अच्छे फिगर्स कोट किए। इशू यहाँ पर ये है कि हम इंडिविजुअल्स को सामने रख के कहते हैं कि जी निज़ाम करप्ट है या ये गलत लोग हैं। देखिए, बहुत सारे मामलात को आपको किसी खास नज़र से देखना पड़ता है। ये नहीं होता कि जी दो लोग अगर गलत हैं या दो लोगों का कॉन्डक्ट गलत है तो आप पूरे निज़ाम को ही उसके अंदर रंग दें। कोई भी डिक्टेटर, अब मुशर्रफ साहब की मिसाल दी थी भट्टी साहब ने, मैं इतना ज़रूर कहूँगा मुशर्रफ साहब के दौर में वन विंडो ऑपरेशन था। जब भी डिक्टेटोरियल रजीम्स आती हैं वन विंडो ऑपरेशन होती है और जितनी भी इंपीरियलिस्ट पावर्स होती हैं वो वन विंडो ऑपरेशन के जरिए पैसे भी फनल करती हैं उन मुल्कों को और अपने काम भी करवाती हैं, जिस तरह मुशर्रफ साहब के थ्रू उन्होंने यहाँ पर करवाया। बिल्कुल मुनीब, आपका पॉइंट आ गया है। हमने सलीम साफ़ी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने। सलीम साफ़ी साहब, आपके ख्याल में, आपने पूरी डिस्कशन सुनी है, आपकी क्या राय है ओवरऑल? मुबश्शिर साहब, एक तो पता नहीं कि हम इमरान खान साहब की इस तरह की बातों को क्यों अहमियत देते हैं और क्यों संजीदा लेते हैं। हकीकत ये है कि इस मामले पे इमरान खान साहब का कोई नज़रिया ही नहीं है और उनका नज़रिया सिर्फ एक है, इक़्तिदार तक पहुंचना और फिर किसी भी तरीके से अपने इक़्तिदार को दवाम देना। उसमें उनको फ़ौज की हिमायत सूट करे तो वो हिमायत करते हैं, उसको गाली देना सूट करे तो गाली
देते हैं, उसमें उनको चेयरमैन नैब को अलकाबात देना सूट करे तो वो देते हैं, या इसी तरह बाकी इदारों से मुतालिक भी, मीडिया से मुतालिक भी वो हुकूमत मिले तो एक तरह का रवैया होता है, हुकूमत में ना हो तो दूसरी तरह का रवैया होता है। असल में जिस निज़ाम को वो पसंद करते हैं और जिसके वो पैरोकार हैं वो मिकियावेलिज्म है, और इस मामले में उनका रोल मॉडल जो है वो मिकियावेली है कि इक़्तिदार तक रसाई और उसके दवाम के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना। ये इमरान खान साहब का बेसिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। अब उनकी इस तरह की बातों को इसलिए संजीदा हम नहीं लेना चाहिए कि माजी में वो कभी चीन के निज़ाम की बात कर चुके हैं, वो सऊदी अरब जैसे निज़ाम की बात कर चुके हैं, वो अमेरिका जैसे निज़ाम की बात कर चुके हैं, वो बरतानिया जैसे निज़ाम की बात कर चुके हैं, वो हमें हॉलैंड के वज़ीर आज़म की मिसालें दे चुके हैं, और दूसरी तरफ वो ईरानी निज़ाम की बात कर चुके हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि इस हवाले से उनके जहन में कोई मॉडल नहीं है, और शायद इस मामले में उनकी फहम भी बहुत नाक़िस है। अब मसलन सवाल में है कि जी वो समझते हैं कि इंग्लिस्तान के सिवा या अंग्रेज़ के सिवा बाकी जगहों पे पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती, तो क्या जापान जो है वो तो अंग्रेज़ मुल्क नहीं है या मगरबी मुल्क नहीं है, वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल रहा है? या जो मलाइशिया का निज़ाम है, और ये बड़े महातीर मोहम्मद से मुतासिर भी थे, तो उनके यहाँ भी तो सदारती निज़ाम नहीं है। इसके बरक्स हमारे खित्ते में अगर हम देखें तो आजकल तो वो इंडिया से भी बड़े मुतासिर है और इंडिया की मिसालें देते हैं, तो जिनके आदात अतवार बहुत ज़्यादा हमसे मिलते जुलते हैं, तो ये पार्लिमानी निज़ाम इंडिया में बड़ी खुशउस्लूबी से चल रहा है। इसके बरक्स अफगानिस्तान में सदारती निज़ाम अशरफ गनी और हामिद करज़ई का वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया हमारे पड़ोस में। तो जो पाकिस्तान में असल में अपनी नौइयत का निज़ाम होना चाहिए। हर मुल्क के, हर खित्ते के हालात अलग अलग होते हैं, और आप किसी भी दूसरे मुल्क के निज़ाम को अपने मुल्क के लिए रोल मॉडल नहीं बना सकते। एक तो तजुर्बात से साबित हुआ है पाकिस्तान में कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ है। अब अगर हम चीनी निज़ाम की बात करें तो चीन में अक्सरियत एक कौम की है, वहाँ पे मुख्तलिफ अक़वाम नहीं रहती जिस तरह के पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है। यहाँ पे सिंधी है, यहाँ पे बलोच हैं, यहाँ पे पख्तून है, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, और बड़े सोचो विचार के बाद इन सब को मुतमईन करने के लिए बड़े बड़े कदावर लीडरों ने, कि मौजूदा लीडर उन लोगों के मुकाबले में बिल्कुल बोने नजर आते हैं, उन्होंने इन सारे पहलुओं को देखकर पाकिस्तान के लिए जो आईन तश्कील दिया तो उसमें पार्लिमानी निज़ाम को तजवीज़ किया। इम्पोर्टेंट बात की आपने साफ़ी साहब। और हम मज़हर साहब आप कुछ? मैं सिर्फ एक बात वो करना चाहूँ। देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 72 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उस वक्त ओरिजिनली भुट्टो साहब भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हामी थे, और अगर उससे गालिबन उस ड्राफ्ट को अगर देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि भुट्टो साहब भी सदारती निज़ाम के हक़ में थे, लेकिन जिस तरह अभी सलीम साफ़ी साहब ने बात की कि चूंकि बाकी इकाइयों को भी आपने मिलाना था, तो एक जनरल कंसेंसस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ गया, और एक जहन बना, और उसके बाद ये 73 का आइन बना। तो अगर इमरान खान सदारती निज़ाम के हक़ में हैं तो उनको सबसे पहले तो चाहिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भट्टी साहब कई सवालात आपके सामने रखे थे, शहजाद इकबाल ने भी, मज़हर अब्बास साहब ने भी। आपके पास 1 मिनट है, मुख्तसरन आप क्या कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? जी, मैं मज़हर भाई से एग्री करता हूं कि मुझे लगता है इमरान खान साहब सदारती निज़ाम के हामी हैं, उनको अपने मंशूर में रखना चाहिए, इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए, और मुझे भी पसंद है सदारती निज़ाम। अमेरिका में इकाइयाँ सारी जुड़ी हुई हैं, फ्रांस भी खुशहाल है सदारती निज़ाम में। दूसरी बात है, शहजाद साहब ने ठीक कहा कि अमेरिकी पाँव पड़े हुए थे हम। आज भी इस जमहूरियत में भी शर्म आनी चाहिए कि जब आप आर्मी चीफ को आगे लगा देते हैं कि जा सऊदी अरब से पैसे मांग के ला, जा मुल्कों से हमारे तल्लुकात ठीक कर, जा हमारे लिए उधार तेल रहा, जा कतर में हमारे लिए गैस के कर, और नाला लई से पिंडी के और कराची के नालों तक आपसे कुछ होता नहीं है, मुल्कों से तल्लुकात आप सही नहीं कर सकते। और आखिरी बात
ये असल जमहूरियत नहीं लाना चाहते, ये असल जमहूरियत की जिद हैं सारे। इनको पता है असल जमहूरियत जिस दिन आ गई ये गायब हो जाएंगे। हम एक कीकर को पानी और खादें दे रहे हैं कि इस पे अंगूर लगेंगे, और पेशावर वाली बस में बैठे हुए हैं कि हम लाहौर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तज्ज़ियाकारों का, आपने अपना ओपिनियन दिया। इमरान खान साहब को सदारती निज़ाम को पार्टी मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए। इस डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।